नमस्कार। हमने पहले पढ़ा था संधि का पार्ट फर्स्ट और सेकंड। आज हम पढ़ते हैं पार्ट थर्ड। मैं सुमन यादव आज आपको संधि का पार्ट थर्ड पढ़ा रही हूँ, विसर्ग संधि। इसमें हमने संधि के भेद पढ़े थे, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। 2 पार्ट हम कर चुके हैं। अब हम कौन सा करेंगे? थर्ड पार्ट, विसर्ग संधि। विसर्ग संधि, विसर्ग क्या होते हैं ये देखिए, इनको हम बोलते हैं विसर्ग। इसकी ध्वनि है होती है, जैसे अतः, प्रातः। विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आए तो इसके मेल से बनने होने वाली विसर्ग संधि कहलाती है। इसके मेल से बनने वाले शब्दों को या होने वाले विसर्ग संधि कहलाती है। विसर्ग संधि के नियम देखते हैं अब हम। पहला नियम, अ के बाद यदि सघोष व्यंजन वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन य, र, ल, व और है एवं ए स्वर हो तो अह का ओ हो जाता है। ठीक है, देखते हैं अब एग्जाम्पल में। जैसे अधः जमा गति, तो क्या बनेगा? अधोगति, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या बताया था कि अगर अह होगा तो यहाँ पर क्या बनेगा? ओ। और ओ हम किसके रूप में लिखते हैं? मात्रा के रूप में। अधः जमा वस्त्र, अधोव्रस। वह जमा धर, पयोधर। मनः जमा हर, मनोहर। मनः जमा रथ, मनोरथ। सरे जमा वर, क्या बनेगा? सरोवर। नियम देखते हैं, उसमें पहले नियम में पढ़ा हमने अ होगा तो ओ हो जाता है, और ओ किस में लगेगा? मात्रा के रूप में। दूसरे नियम में क्या कह रहा है? अ के अतिरिक्त किसी अन्य स्वर से पहले विसर्ग आने पर विसर्ग का लोप हो जाता है, अर्थात विसर्ग हट जाता है। अ के अतिरिक्त किसी अन्य स्वर से पहले विसर्ग आने पर विसर्ग का लोप हो जाएगा, यानी विसर्ग हट जाएगा। जैसे अतः जमा एव, क्या बनेगा? अतएव। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं थर्ड नियम। थर्ड नियम में देखेंगे क, ख तथा प, फ से पहले आ का विसर्ग विसर्ग रूप में ही बना रहता है। जैसे अधः जम पतन, क्या हो जाएगा? अध, अधः पतन। और दूसरा क्या हो जाएगा? प्रातः काल। यदि विसर्ग के बाद तालवे व्यंजन च, छ तो विसर्ग तालवे श में बदल जाता है। यदि विसर्ग के बाद ट, ठ आए तो विसर्ग मूर्धन श में बदल जाता है। थर्ड देखेंगे, फोर्थ का। यदि विसर्ग के बाद त, द आए तो दंत श में बदल जाता है, यानी इसमें तालवे आएगा तो श में बदलेगा, और ट, ठ आएगा तो श षटकोण में आ जाएगा, और अगर त, द आएगा तो स सड़क में बदल जाएगा। जैसे तालवे वर्ण ई, च वर्ग तथा श, मूर्धन री, ट वर्ग तथा श, दंत्य वर्ण ट वर्ग तथा स। निहि जमा चल, निश्चल। निहि जमा छल, निश्चल। दुहु जमा चरित, दुश्चरित। धनु जमा टंकार, धनुष टंकार। निहि जमा ठुर, निष्ठुर।
मन है जमा ताप, मनस्ताप। निहि जमा तेज, निस्तेज। पांचवा नियम देखते हैं। यदि विसर्ग के बाद श, श, स आए तो विसर्ग भी उसी व्यंजन में बदल जाता है। जैसे निहि जमा संधे, निसंदेह। दुहु जमा साहस, दुस्साहस। दुहु जमा शासन, दुशासन। वह जमा पष्टि, वह पष्टि। कभी कभी इसके अपवाद भी देखे जा सकते हैं। हमारा 6 नियम विसर्ग संज्ञा। यदि विसर्ग से पहले ए आ स्वर न होकर कोई अन्य स्वर हो तथा विसर्ग के बाद भी स्वर हो तो विसर्ग र में बदल जाता है। जैसे निहि जमा आशा, निराशा। निहि जमा अर्थक, निरर्थक। निहि जमा आधार, निराधार। निहि जमा उपाय, निरुपाय। बहि जमा आगमन, बहिरागमन। सातवां नियम। यदि विसर्ग से पहले ए आ के अतिरिक्त अन्य कोई स्वर हो और विसर्ग के बाद कोई भी स्वर आए अथवा घोष व्यंजन वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण तथा य, र, ल और व आए तो विसर्ग र में बदल जाता है। निहि जमा जन, निर्जन। निहि जमा मल, निर्मल। दुहु जमा दिन, दुर्दिन। दुहु जमा व्यवस्था, दुअवस्था। अंत्य जमा गत, अंतर्गत। हमारा 8वां नियम। इसमें देखेंगे यदि विसर्ग से पूर्व ई या उ हो और बाद में का, ख, प, फ आए तो विसर्ग श में बदल जाता है। निहि जमा काम, निष्काम। निहि जमा फल, निष्फल। अब 9वां देखेंगे। यदि इहि के बाद र हो तो इहि का बड़ी ई हो जाता है। जैसे निहि जमा काम, निष्काम। निहि जमा फल, निष्फल। हमारा 10वां नियम। विसर्ग इहि उहु के बाद क, ख, ट, ठ, प, फ हो तो विसर्ग श में बदल जाता है। जैसे दुहु जमा कर, दुष्कर। निहि जमा ठुर, निष्ठुर। दुहु जमा काल, दुष्काल। ये पढ़ा हमने संधि का 3rd पार्ट। अगर इसमें कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट्स करके लिखें।